फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th की इकोनॉमिक्स का एक थियोरेटिकल चैप्टर जो कि भारतीय विकास मींस आईडी से है, इंडियन डेवलपमेंट से। बताना चाहूंगा, इससे पहले भी बहुत सारे चैप्टर हैं बट उसको हम पढ़ेंगे आने वाले 1-2 दिन में। बट ये स्टूडेंट की डिमांड पे मैं पहले करा रहा हूँ क्योंकि उनकी डिमांड थी कि सर पहले ये चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि ये चैप्टर है क्या। चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोल सकते हैं इसको, और हिंदी में कहते हैं इसको मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण क्या है दोस्तों, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की नमस्ते लंदन में, जिसमें वो अंग्रेज को जवाब दे रहा होता है कि आज हम कई देशों से डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड के मामले में बस 3-4 देशों से ही पीछे। ये उसका डायलॉग था। तो कहना क्या जा रहा था, एक्चुअली जब कई देशों का कंपैरिजन होता है तो वो ये देखा जाता है कि तुम्हारे देश में कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने चार्टर्ड हैं, कितने टीचर्स हैं, अगर एग्रीकल्चर में भी है तो कितने स्किल्ड वाले हैं। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल क्या होता है ये समझ लीजिए। ह्यूमन कैपिटल हिंदी में कहते हैं इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा ह्यूमन कैपिटल का मतलब है यहां पर कि ये है ह्यूमन कैपिटल का कि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है काम करने का, जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास स्किल्स है। अब एक्सपीरियंस को आप अनुभव बोल सकते हैं, एजुकेशन को आप शिक्षा बोल सकते हैं, स्किल्स को आप कौशल बोल सकते हैं। तो जिन लोगों के पास काम करने का एक्सपीरियंस होता है, एजुकेशन होती है, स्किल्स होता है, उन लोगों को हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। जस्ट लाइक अब कह सकते हो आप कि हमारे देश के जो इंजीनियर हैं उनके पास एजुकेशन है, काम करने का अनुभव है और स्किल्स है। डॉक्टर, चार्टर्ड, इवन एक क्या कहते हैं मजदूर भी ह्यूमन कैपिटल हो सकता है अगर उस पर काम करने क्या हो, कुशलता हो। एक एग्रीकल्चर करने वाला मींस फार्मिंग करने वाला किसान भी एक ह्यूमन कैपिटल हो सकता है अगर वो क्या करे, टेक्निक से क्या करे, प्रोडक्शन करे। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब आप समझ सकते हैं कि अच्छे खासे स्किल्ड वाले पर्सन इंडिया में होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कितने होने चाहिए, ज्यादा या कम। अब हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि अच्छा अब हमें इस चैप्टर में करना है क्या, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है, मतलब ऐसे लोगों को बढ़ाना है। हिंदी में कहते हैं मानव पूंजी, इन लोगों को, और इनका क्या करना है, निर्माण करना है। अब इनका निर्माण करना है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं डॉक्टर पैदा करने में, इंजीनियर पैदा करने में, एक्सपीरियंस्ड पीपल पैदा करने हैं। ऑलरेडी हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ एंड मोर देन है। अब हमें क्या करना है, इनको पढ़ा लिखा कर, ट्रेनिंग देकर इन लोगों में कन्वर्ट करना है। तो अभी सिंपल सा कहें, हमारे पास जो लोग हैं वो अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड मतलब उनको काम करने का तरीका नहीं है। हमें उन्हें पढ़ा लिखा कर क्या बनाना है, स्किल्ड बनाना है। ये अकुशल और ये कुशल। तो आप उन्हें चाहे एजुकेशन दो, चाहे एक्सपीरियंस दो, चाहे स्किल्स दो, और उन्हें इसमें कन्वर्ट करना है। इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में करूं तो इनडायरेक्टली मैं भी यहां पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा हूं। जस्ट लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर, तो आप मेरे से कुछ सीख रहे हैं, आपके पास एजुकेशन आ रही है, आप कुछ सीख रहे हैं, स्किल्स आ रही है आपके पास, हो सकता है और कई सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस आता है। तो वो क्या हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। तो आप कह सकते हैं कि अभी मैं मानव पूंजी निर्माण कर रहा हूं। ठीक है। और आपको मैं क्या बना रहा हूं, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। आगे जाके आप देश की क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। ठीक है। किसी ना किसी सेक्टर में काम करेंगे एक स्किल्ड पर्सन बनकर। ठीक है। तो दोस्तों इस टॉपिक में मैं बताऊं, कई सारे टॉपिक दिए हुए हैं इस बुक चैप्टर में, बट बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इसकी डेफिनेशन डिस्कस करनी है। उसके बाद इसमें जो एक टॉपिक है वो आ रहा है सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हिंदी में कहेंगे मानव पूंजी निर्माण के स्रोत। हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्रोत। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि स्रोत क्या है, किससे हम मानव पूंजी निर्माण को बढ़ा सकते हैं, अपने देश में ह्यूमन कैपिटल को
ज्यादा कर सकते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसमें आपकी बुक में बता रखा है कि अगर आपको अपने देश में ह्यूमन कैपिटल ज्यादा करनी है तो उसके लिए आपको एजुकेशन पे एक्सपेंस करना पड़ेगा, मतलब खर्चा करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस ऑन एजुकेशन मतलब शिक्षा पर खर्च। अब एक चीज मैं बता दूं आपको कि जितना ज्यादा एजुकेशन पे इंडिया में खर्चा होना चाहिए उतना ज्यादा हो नहीं रहा है। अब इवन चाहे आप प्राइवेट में कह लीजिए चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल्स में कह लीजिए, मतलब आपको पता है कि इंडिया की कई सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंगल वन है, वो है क्या, एजुकेशन। अगर लोगों में एजुकेशन आ जाएगी, लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो उनके पास कई सारी मेच्योरिटी आ जाएगी। जस्ट लाइक हम बोलते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अगर लोगों के पास, अगर हम सिंपल सी बात करें उन लोगों की जो आज की डेट में एजुकेटेड है, तो वो खुद समझते हैं कि अगर यार मैं एजुकेटेड है तो वो समझते हैं कि अगर मेरे पे 2 बच्चे होंगे या 1 बच्चा होगा तो अच्छा है, मैं उसे पढ़ा पाऊंगा, उसकी अच्छे से शादी करा पाऊंगा। लेकिन जिन लोगों के पास पहले नॉलेज नहीं थी, जिनके पास अवेयरनेस नहीं थी, उनकी आज क्रिकेट टीम खड़ी हुई है कई लोगों की, पता होगा आपको। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि सरकार को सबसे ज्यादा अगर हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल बनाना है, क्या बनाना है, ह्यूमन कैपिटल, ऐसे लोग जिनके पास क्या हो, स्किल हो और एजुकेशन हो और क्या हो, एक्सपीरियंस हो, ऐसे लोग बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है आप उसका खर्चा बढ़ाएं। किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। सरकार को चाहिए कि लोगों को ज्यादा ज्यादा क्या दे, एजुकेशन दे। दूसरा सरकार को चाहिए एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में आप कभी भी किसी हॉस्पिटल में चले जाना, बीमारी होगा तो मतलब बरसात सी हो रही होती है, कभी हॉस्पिटल खाली मिलते ही नहीं। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक स्वस्थ व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा अच्छा काम करता है एज कंपेयर टू बीमार। अब जस्ट एग्जांपल, मैं अभी स्वस्थ फील कर रहा हूं तो मैं जस्ट पूरी फुर्ती के साथ को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जस्ट मैं बीमार हूं या कुछ हो जाते हैं बीमार ऐसे ही, पता नहीं क्या, तो मैं भी वेट, सुन लो भाई चलो आज पढ़ते हैं, मैं एक्टिंग करके दिखा रहा हूं आपको, चलिए भाई आज पढ़ते हैं, लिख लिए भाई, नोट करिए, तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, लेजी हो जाऊंगा और उस जितनी एफर्ट से भी पढ़ा रहा हूं उतनी एफर्ट से नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको। तो एक सिंपल सा एग्जांपल जब यहां समझ आ गया तो आप अपने पेरेंट्स को ले सकते हैं, वो जॉब कर रहे हैं कहीं ना किसी सेक्टर में, अगर वो बीमार होंगे तो अपना काम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे या बेकार होगा, बेकार होगा। तो सरकार को चाहिए कि आपको ज्यादा क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, आपको अगर काम ज्यादा करना है तो आपको लोगों को क्या रखना पड़ेगा, हेल्दी रखना पड़ेगा। तो सरकार को चाहिए कि खर्चा करे किस पे, हेल्थ पर, तो स्वास्थ्य पर व्यय या खर्चा भी बोल सकते हैं आप इसको। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 जो आ रहा है इसके, वो है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मींस नौकरी के साथ प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, नौकरी के साथ प्रशिक्षण कहते हैं हिंदी में इसे, प्रशिक्षण, ठीक है। समझिए इसका मतलब क्या है, इसको एक अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मेरे को ले लीजिए आप, मैंने शेविंग बहुत बढ़ा रखी है, चलिए मैं इसको जल्दी ही निपटाने की कोशिश करता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं एग्जांपल लेके, इसको मैं नाई की शॉप पे गया, मैंने कहा भाई शेविंग कर दो, ठीक है। तो उसने क्या करा, एक नए बंदे को रख रखा था, उस नए बंदे को शेविंग करना नहीं आता था क्योंकि ब्लेड से होनी है, अगर नए बंदा कर रहा है तो मे बी कट गया, कोई दिक्कत हो गई तो उसने नए बंदे को बोला कि भाई इसकी शेविंग करनी है, ठीक है, नया कस्टमर आया तो एक काम कर, तू अभी ब्लेड मत लगाइयो, तू खाली क्या कर दे, इसके साबुन लगा दे, मीन से क्रीम लगा दे। अब वो नए बंदे को क्या लगवा रहा है, पहले क्रीम लगा रहा है, 1 हफ्ते तक उसने उसको क्रीम लगाना सिखाया। उसके बाद जब 1 हफ्ता बीत गया, थोड़ा बहुत उसे आ गया, उसने कहा दिखाते हुए जाते थे कैसे से करते हैं। उसके बाद 1 हफ्ते बाद उसने कहा चल अब तू क्या कर, ब्लेड लगाना सीख, मतलब दाढ़ी बनाना सीख या शेविंग करना सीख। धीरे धीरे उसे वो भी आ गया और 1 महीने बाद वो बंदा उस चीज में क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, 1 महीने 2 महीने बाद एक्सपर्ट हो जाता है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो नया बंदा उस बंदे ने नाई ने हायर किया था, उसको 2 तरह से काम सिखा सकता था। एक, पहला काम सिखाने का तरीका ये था कि जब सारे कस्टमर रात के 9-10 बजे चले जाते हैं तो वो कहता ले भाई मेरे गाल पकड़, मेरा सर पकड़ और जितने देर को प्रैक्टिस करनी है मेरे गाल पे कर, मेरी दाढ़ी बना, मेरी मूछें बना, मेरे बाल बना, समथिंग। ये हो जाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब काम हो गया और जब निकल गया उसके बाद अलग से उसको सिखा रहा है। दूसरा हो रहा है भाई उसे साथ में काम पे रख लिया, काम भी करते जाओ और सीखते भी जाओ, इसे बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग।
तो सेम लाइक हमारे सेक्टर में अगर हमें आपको लोगों को सिखाना है तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से बहुत बेस्ट होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, क्योंकि उसमें वो क्या करता है, ज्यादा सीखता है, साथ के साथ रॉ मटेरियल की वेस्टेज क्या होती है, कम होती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को काम करने के लिए क्या दे, ट्रेनिंग दे, वो भी किसके साथ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग बजाय ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। पॉइंट नंबर फोर्थ जो है वो यहां पर है कि जितने भी अडल्ट्स हैं, अडल्ट्स मतलब जो लोग जॉब करने जा रहे हैं, अडल्ट्स का मतलब यहां पे 18 अबव आ गया, तो जो लोग कहीं करने जा रहे हैं जॉब या कहीं किसी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उनके लिए स्टडी प्रोग्राम चलाने चाहिए। स्टडी प्रोग्राम का मतलब कुछ लोग जो एक्सपीरियंस हैं, जिन लोगों के पास स्किल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस सब कुछ है, तो वो और लोगों को बताएंगे कि कैसे करना है, और लोगों को बताएंगे कि कैसे करना है। तो उनके लिए क्या चलाना चाहिए, स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स, ठीक है, वयस्कों के लिए अध्ययन कार्यक्रम चलाना, जिसमें वो उन्हें सिखाया जाएगी कैसे काम किया जाता है, कैसे ये चीज पूरी होती है। उसके बाद लास्ट इसमें दिया हुआ है माइग्रेशन, स्थानांतरण, माइग्रेशन स्थानांतरण। दोस्तों इसके मामले में अमेरिका बहुत आगे है। स्थानांतरण मतलब क्या है, अमेरिका को भी बताया कि हमें क्या चाहिए, ह्यूमन कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए। ह्यूमन कैपिटल मतलब ऐसे लोग जिनके पास नॉलेज है, स्किल्स है, एजुकेशन है, चार्टर्ड इंजीनियर कई सारे हैं। तो क्या करता है, उन्हें पता है इंडिया के पास ऐसे लोग बहुत हैं, तो क्या कर लेता है, उन्हें पता है और इंडिया में उनका यूज भी नहीं हो रहा है, तो उन्हें क्या कर लेता है, वो माइग्रेट करा लेता है, मतलब अच्छी सैलरी ऑफर करके इंडिया में से लेके कहां बुला लेता है, अमेरिका में। हम बोलते तो हैं सुनीता विलियम्स इंडिया की थी, हमें इस बात पे प्राउड होना चाहिए, लेकिन यार वो इंडिया की नहीं है, उसकी रेजिडेंसी कहाँ है, अमेरिका की है। हम बोल सकते हैं बस कि हाँ, हम सुंदर पिचाई का लेते हैं कि वो गूगल का क्या है, सीईओ है, वो इंडियन है, लेकिन वो अब इंडियन नहीं है क्योंकि उसकी रेजिडेंसी कहाँ की है, अमेरिका की है। तो आप क्या ये कह सकते हैं कि ऐसे स्किल्ड वाले पर्सन जिनकी नॉलेज सब अच्छी थी, उनको क्या कर लेती है, अमेरिका माइग्रेट करा लेती है, स्थानांतरण करा लेती है। तो हमारे देश की सरकार को भी ऐसा चाहिए कि जहां पे लोग इनएक्टिव बैठे हैं, जिनका कोई यूज नहीं हो रहा है, जिनको कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा है, उनको अपनी ऐसी जगह पे भेजना जहां पर उनकी नॉलेज बढ़े, जहां पर उनका काम बढ़े, जहां उनको सीखने को मिले। तो उन्हें क्या कर देना, उन्हें माइग्रेट कर देना है। आप सिंपल ले सकते हैं कि इंडिया में क्या होता है, रूरल एरिया ऐसे बहुत है जहां पर लोग 100 रुपए के लिए काम करने के लिए लगे पड़े हैं, लेकिन अगर उनको हम बात करें शहरों में, उनके लिए बहुत सारी जॉब है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कहां पे, अच्छा या तो उनके लिए एजुकेशन नहीं उनके पास चीज के लिए, तो सरकार को चाहिए उनको क्या कर दे, इनएक्टिव जगह से एक्टिव जगह पे भेज दे, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन, जिससे हमारे क्या बन जाएंगे, वो ह्यूमन कैपिटल बन जाएंगे। दोस्तों ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है हमारा यहाँ पे, प्रॉब्लम्स इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, प्रॉब्लम फेसिंग इंडिया इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो दोस्तों यहां पे प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं हम कि इंडिया क्या प्रॉब्लम फेस करता है, किसमें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब हिंदी वाले समझ सकते हैं कि हम समझने जा रहे हैं कि मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं क्या है। तो दोस्तों सबसे पहली समस्या जो आ रही है हमारे देश में, ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पा रहे हैं, वो यह है कि यहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन इज मोर। तो पॉइंट नंबर इज राइजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या, आप पॉइंट डाल सकते हैं उसमें, आप पॉइंट अपनी बुक से देख के पूरे लिखने हैं आपको परफेक्ट। राइजिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है, हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हम एक दिन चाइना को बड़ी इजीली पीछे कर देंगे जनसंख्या के मामले में। ओके, मैं बात करना चाह रहा हूं यहाँ पे कि अगर जनसंख्या इतनी ज्यादा होगी, सबको कैसे हम स्किल देंगे, कैसे एजुकेशन देंगे और कैसे उन्हें एक्सपीरियंस देंगे। अगर हमारे पास कम लोग होंगे तो हम उन्हें आसानी से सिखा पाएंगे, लेकिन इतने ज्यादा लोग होंगे तो उनको पढ़ाना लिखाना उतना ही क्या हो जाएगा, मुश्किल। इसलिए इंडिया में क्या दिया, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, किसमें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत ही ज्यादा है। पॉइंट नंबर सेकंड जो कि हमें फेस करना पड़ रहा है, दैट इज ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन। इसका मतलब समझिए क्या है,
आप अपने आप को खुद को ले लीजिए कि आपने अभी तो 11th में है, चलिए आपने बाद में स्टडी करी 12th, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे आर्ट में हो, चाहे अदर सेक्टर में हो, आपने अच्छा पढ़ लिख लिया और इंडिया में अच्छी एजुकेशन ले ली, उसके बाद आपको अमेरिका से ऑफर आ रहा है कि आपको 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी, प्लीज आ जाइए। इंडिया में वही चीज के आपको मिल रहे हैं 50,000 रुपए सैलरी, तो अच्छा खासा भाई 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, वो अमेरिका जैसे देश में, तो आप कहां चले जाएंगे वहां पे। आप दिक्कत क्या है, आप पढ़े लिखे कहां पे, इंडिया में, और जा कहां रहे हैं, अमेरिका। इससे कौन से देश की ग्रोथ होगी, अमेरिका की, ना कि इंडिया की। तो दोस्तों यही इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ के जो ब्रेन हो जाते हैं वो ड्रेन हो जाते हैं, हमारी प्रतिभा का पलायन हो जाता है, हमारी प्रतिभा यहाँ से कहां चली जाती है, अमेरिका जैसे देशों में चली जाती है। आज के टाइम में कहते हैं कि नासा जो स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, उसमें 10% लोग भारतीय हैं, लेकिन ये जान लीजिए वो भारतीय इसलिए हैं क्योंकि यहां से उनका क्या हुआ है, ब्रेन ड्रेन हुआ है, यहां से उनको वहां पर अच्छी सैलरी मिल गई, इसलिए वहां पे चले गए हैं। उसके बाद दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ रही है वो फेस करनी पड़ रही है। एक तो प्रॉब्लम यही, देखो चिल्ला रहे लोग, मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारे को ह्यूमन कैपिटल बनाना चाहता हूँ आपको, लेकिन शोर मचा रहे। चलिए कोई नहीं, एडजस्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट, अपर्याप्त मानव शक्ति नियोजन मींस इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। पॉइंट नंबर 3, इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग का मतलब दोस्तों हिंदी में कहते हैं अपर्याप्त मानव शक्ति नियोजन। अपर्याप्त मानव शक्ति नियोजन, मानव शक्ति नियोजन, इसका मतलब समझो क्या, मतलब आपने इतने पढ़ा लिखा के इतने लोग तैयार कर लिए, लेकिन उनको क्या है, आपके पास ना तो स्कूलिंग देने की जगह है। आपको मैं बताना चाहूंगा गवर्नमेंट स्कूलों की हालत तो कुछ ऐसी है कि एक एक क्लास में 120 बच्चे बैठे हुए हैं कुछ स्कूलों में, और कुछ लोगों के पास तो बैठने के लिए डेस्क नहीं है। अब जो लोग दरी पे बैठ के आज की डेट में स्टडी ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों के पास नॉर्मली एक क्लास में 120 बच्चे पढ़ रहे हैं, और थोड़े स्कूल के टीचर भी आपको पता आलसी हो रखे हैं कुछ, तो ऐसा कैसा आप अपने देश में ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ना होने का एक कारण यह है कि हमारे पास जितनी भी मानव शक्ति है, मैन पावर है, उसकी प्लानिंग ढंग से नहीं हो रही है कि उसको कैसे यूज में लाया जाए। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं उनको हम सही से स्किल नहीं दे पा रहे, एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे, ना जॉब दे पा रहे, ना एजुकेशन दे पा रहे, तो इसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तो प्लानिंग फेलियर की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पॉइंट नंबर 4, आपको मैं बताना चाहूंगा, हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे हैं। किसमें, एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर में ही ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं है। इवन आप आज के टाइम में बीपीओ में जाते हैं, बीपीओ मतलब कॉल सेंटर में जाते हैं, तो आपको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है आपको कस्टमर से कैसे बोलना है। ठीक है, हाँ जी सर मैं राकेश बात करना चाहता हूँ, क्या मैं रमेश सर से बात कर सकता हूँ, समथिंग लाइक, पूरा एक पेज दिया जाता है उन्हें, रटवाया जाता है और उस हिसाब से वो कॉल करते हैं फिर बाद में। लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर, उसमें आज भी उतने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है जितनी जरूरी है। तो आप कह सकते हैं लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, हिंदी वाले समझ लें, कृषि क्षेत्र में जो नौकरी के साथ प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, ये पॉइंट होगा इसका। पॉइंट नंबर 5 जो इसका पॉइंट नंबर लास्ट है दोस्तों, वो है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, हिंदी में कहेंगे इसको निम्न शैक्षिक मानक, निम्न शैक्षिक मानक। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब समझिए कि अगर आप अपने आसपास पूछें, देखे जाके, तो आपको कई सारे लोग ग्रेजुएट मिलेंगे। ग्रेजुएट का मतलब क्या होता है, ग्रेजुएट का मतलब जो कॉलेज कर लेते हैं उन्हें ग्रेजुएट कहते हैं। आपको बता दूं जो बीए आर्ट स्ट्रीम से उन्हें आगे करनी पड़ती है बीए। बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट, जिनके पास कॉमर्स है वो करते हैं बी कॉम। बी कॉम का मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, 3 साल का होता है ये कोर्स, 3 साल। तो ये करने के बाद आप ग्रेजुएट कहलाते हैं, और इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब लगना तो मिलना तो बनता है।
लेकिन आपको मैं सच बताऊं तो आज की डेट में कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे हैं, जो बीए और बीकॉम करके घूम रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है। और अच्छा, जॉब तो तब मिले जब उनके पास नॉलेज हो। सच बताऊं तो आज भी, आप बुरा ना माने, 10th के जो स्टूडेंट निकल के आते हैं, जब बोर्ड नहीं था, होम बोर्ड था, उसकी वजह से क्या हुआ, जब उनके पास प्रेशर नहीं डाला जा रहा, बोर्ड नहीं है उनके पास, तो उनका जो विकास है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि हम सारे हाथ काम किससे करते हैं मोस्टली टाइम, राइट हैंड से। जिन लोगों को जो राइटी हैं, तो उनका राइट हाथ जो है वो ज्यादा अच्छे से काम करता है एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड। और जो लेफ्टी हैं, उनका लेफ्ट हैंड ज्यादा अच्छे से काम करता है राइट हैंड, क्योंकि उन्होंने इसको ज्यादा काम करवाया है। अगर आप अपने दिमाग पे ज्यादा काम नहीं करवाएंगे, ज्यादा फोकस नहीं करवाएंगे, तो आपका दिमाग क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। आज के टाइम में इंडिया का ये कह लो स्टडी या कह लो एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है कि लोग खाली नौकरी के लिए पीछे भाग रहे हैं। कुछ शिक्षा लेना उनका उद्देश्य ही नहीं है, कुछ एजुकेशन लेना उनका उद्देश्य है ही नहीं। अच्छा, इवन आधे टीचरों को नहीं पता कि हमें पढ़ाना कैसे है, नॉलेज सबके पास है, समझाना कैसे है। तो मैं बात करना चाह रहा हूं कि इंडिया में जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। आज भी जो हमारे देश में ग्रेजुएट निकल रहे हैं, वो हिंदी में कहूं तो अपरिपक्व है। अपरिपक्व मतलब ढंग से पके नहीं है। पके का मतलब जिन, अब यार तुम ग्रेजुएट हो, तुम्हारे पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, बट नहीं है। क्या अब वो सरकार की माने या स्कूल की माने या बच्चे की प्रॉब्लम माने, पता नहीं। लेकिन इससे आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बस आपके पास नॉलेज ही क्या है, आधी अधूरी होगी। तो सो लो एकेडमिक स्टैंडर्ड के कारण भी हमारी क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है इंपॉर्टेंट यहाँ पर, और लास्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे बन रहा है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आज भी इंडिया में एजुकेशन एक स्टिल चैलेंजिंग प्रोपोजिशन बना हुआ है, मतलब एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है एजुकेशन लेना। तो वो डिस्कस करते हैं। ऐसा क्यों? अगर आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं तो इस चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं मेरी तरफ से, जो कि है एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन, शिक्षा एक चुनौतीपूर्ण समस्या। सिंपल कहूं तो प्रॉब्लम इन एजुकेशन सेक्टर। शिक्षा की समस्या बोल सकते हो कि समस्याएं। हम जितना चाह रहे हैं ना इंडिया को एजुकेटेड होना, उतना एजुकेटेड हो नहीं रहा है। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, भारत में एजुकेटेड उसको कहा जाता है जो ये पढ़ सकता है। देखिए क्या, क्या लिखा है ये, भैंस काली है। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप इंडिया में क्या कहलाते हैं, एजुकेटेड। इंडिया में कोई डिग्री नहीं है कि आपको 12वीं करो तो भी एजुकेटेड पर्सन कहलाओगे, या कॉलेज करोगे या 5वीं करोगे। अगर आप अपना नाम पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं तो इंडिया की डेफिनेशन है किसकी, एजुकेटेड पर्सन की। ठीक है, तो कोई बंदा कभी स्कूल भी नहीं किया लेकिन अपना नाम लिखना और पढ़ना जानता है तो क्या हो गया, एजुकेटेड। क्योंकि आपने ये पढ़ लिया है तो आप नाउ यू आर बिकम एजुकेटेड पर्सन। तो देखिए डेफिनेशन ही बड़ी बकवास है इंडिया की। चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम इन एजुकेशन सेक्टर। इंडिया में एजुकेशन सेक्टर अब भी इतना फल फूल नहीं पाया है। क्यों नहीं फूल पाया, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, मतलब इलिटरेट पर्सन, अनएजुकेटेड पीपल इतने ज्यादा हैं कि हम सबको पढ़ा नहीं सकते। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट। ठीक है, हिंदी में आप लिख सकते हैं इसको, निरक्षर व्यक्तियों की अधिक संख्या। हिंदी वाले अभी स्पेस नहीं है, मार्कर भी थोड़े कम चल रहे हैं, इसलिए मेरे को ऐसे बताना पड़ेगा। पॉइंट नंबर सेकंड जो है वो है यहां पर इनएडुकेट वोकेशनल स्टडी। इन एडुकेट वोकेशनल स्टडी, या वोकेशनलाइजेशन ही बोल सकते हैं। अब सिंपल सा मैं कहूं तो व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। भारत में एक प्रॉब्लम, क्योंकि भारत कर रहा हूं क्योंकि इंडियन डेवलपमेंट है और इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में हमें बचपन से सिखाया जाता है बेटा पढ़ ले अच्छी नौकरी मिलेगी, पढ़ ले अच्छी नौकरी मिलेगी, पढ़ ले अच्छी नौकरी मिलेगी, ये कर ले नौकरी मिलेगी, नौकरी 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 नौकरी, नौकर नौकर नौकर।
नौकरी का मतलब किसी के यहां नौकरगिरी करना, मीन्स नौकरी, ठीक है। कभी इंडिया में सिखाया नहीं जाता बेटा पढ़ ले तू अब अच्छा बिजनेस कर सकता है, पढ़ ले तेरे का बिजनेस खोलेंगे, पढ़ ले तू। जब तुम बिजनेस करोगे तो औरों को भी रोजगार दोगे, और अगर नौकरी करोगे तो दूसरे के अंदर रोजगार कर देना, 8,000 10,000 15,000 20,000 जितने के लिए भी है। तो इंडिया में वोकेशनलाइजेशन मतलब कि व्यावसायिक शिक्षा पे जोर ही नहीं दिया जाता है। इंडिया में ओनली क्या नौकरी के लिए सिखाया जाता है, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो, बाद में शादी कर लेना। तो इंडिया में वोकेशनलाइजेशन मतलब व्यावसायिक शिक्षा के बारे में, बिजनेस की एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा जाता है। पॉइंट नंबर 3, जेंडर बायस। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम जेंडर बायस। गर्ल्स, जो लोग यहाँ पर लड़कियां देख रही हैं जरा इसको ढंग से समझें, और लड़के तो खासकर। लिंग भेद, जेंडर बायस, हम कहते तो हैं आज की डेट में लड़के लड़कियां बराबर हैं, लेकिन लड़के लड़कियों को बराबर की एजुकेशन नहीं दी जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो लड़के लड़कियों में अंतर किया जाता है। अब लड़कियों में अंतर किस बात का किया था ये भी समझ लेते हैं। अगर कुछ पेरेंट्स की बात छोड़ दे तो मोस्टली पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हमने अपनी लड़की को ज्यादा पढ़ाया तो हमें लड़का भी उससे पढ़ा लिखा ढूंढना पड़ेगा। मान लेते डॉक्टर बना देते लड़की को, तो डॉक्टर है तो फिर लड़का भी हमें कुछ ऐसा अच्छा खासा पढ़ा लिखना पड़ेगा। और डॉरी सिस्टम तो आप जानते हैं, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का उसका मुंह भी उतना बड़ा, भाई मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। हम देश के ग्रोथ की बात करें तो छोटी मोटी चीजें अलग करनी पड़ेगी। कुछ इंडिया में ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड होने के बाद भी कुछ गलत चीजों को अब भी बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं, तो लोगों में क्या लड़के लड़कियों में अंतर किया जाता है। आज लड़की के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई कि भाई किसी ने किसी को परेशान कर दिया, उसने घर पे आके वो बात बता भी दी, तो पेरेंट्स ये नहीं करते उस चीज का सॉल्यूशन निकालें, चल तेरी कल से शिक्षा बंद, तेरी कल से पढ़ाई बंद, ठीक है। तो भाई लड़के लड़कियों की जो एजुकेशन है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस किया जाता है इंडिया में। लड़कों को ज्यादा पढ़ाते हैं, लड़कियों को कम पढ़ाते हैं। इस पॉइंट का मतलब ये है, ठीक है। तो जिसकी वजह से एजुकेशन आज भी एक प्रॉब्लम है इंडिया की। वो अलग बात है, हर साल रिजल्ट लड़कियों का ज्यादा आता है, पता नहीं क्या है लोगों का। दूसरा, लो रूरल एक्सेस लेवल, रूरल एक्सेस लेवल, ग्रामीण तक पहुंच ना होना, ग्रामीण एरिया क्षेत्र तक पहुंच ना होना। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, खत्म करने वाले हैं इसे। दोस्तों ग्रामीण एरिया तक पहुंच ना होने का मतलब यह है कि अगर अपने कभी गांव चले जाओ तो वहां पे जस्ट लाइक एक सिंपल सा डायलॉग बनता है, दिल्ली वाले आ गए, दिल्ली वाले आ गए। शायद आपने भी सुना हो। ऐसा क्यों कहते हैं वो लोग? क्योंकि वो अपने को दिल्ली वालों से कमजोर समझते हैं। अगर हम जमीन की बात करें तो शायद हमारे से ज्यादा उन पे निकलेगी, लेकिन पता हो क्या, हमारे पास एजुकेशन है, हम थोड़े वेल ड्रेस्ड होते हैं, ठीक है। गांव में चले जाते हैं तो वो भी बोल देते दिल्ली वाले, तो हम भी थोड़ा तन के खड़े हो जाते हैं, दिल्ली वाले हम भाई। तो हो क्या रहा है कि वहां पर एजुकेशन अभी इतनी अच्छी नहीं आई है जितनी चलो शहरों में है, जितनी शहरों में है। शहरों की वैसे इतनी खास नहीं है अदर कंट्री की तुलना में, बट तब भी गांव में तो उससे भी बकवास है। तो सरकार को चाहिए कि ग्रामीण इलाकों में क्या करे, एजुकेशन को पहुंचाए। पॉइंट नंबर 5, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। ये तो बहुत बेकार हो गया भाई। इसका मतलब समझो, मतलब एक टाइम होता था कि लोगों को शिक्षा लेनी होती थी, गुरुजी के पास चले जाते थे, गुरुजी कहते थे भाई एक काम करो, मैं पढ़ाऊंगा, मेरे लिए गांव से अनाज ले आओ, मेरे लिए आटा ले आओ, मेरे लिए दाल ले आओ, चावल ले आओ। आज सेक्टर चेंज हो गया उस चीज को, ट्यूशन खुल गए हैं तो ट्यूशन में चलो कोई नहीं, फीस ले लेते, फीस ले आओ, फीस ले आओ। लेकिन एक चीज समझिए कि एडमिशन 11th में एडमिशन के लिए आपने शायद कईयों ने फेस किया हो, डोनेशन दीजिए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी हो बनता है दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद फर्दर कॉलेज में एडमिशन चाहिए, डोनेशन देना है। मतलब शिक्षा लेना इतना महंगा हो गया है, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए लाखों रुपए चाहिए, इतना महंगा हो गया है कि एक नॉर्मल कैटेगरी के बंदे के लिए तो एजुकेशन लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इवन किसी ने साइंस स्ट्रीम ले ली, कॉमर्स स्ट्रीम ले ली, तो 4 सब्जेक्ट के कोचिंग लगाना है, 4 कोचिंग में उसका लंका लग जानी है। सो इंडिया में शिक्षा धीरे धीरे लेना क्या होता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन दिक्कत है। एंड लास्ट पॉइंट इज लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, लो एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट
ऑन एजुकेशन, सरकार द्वारा शिक्षा पर कम खर्च, हेडिंग इसकी ये होगी, सरकार द्वारा शिक्षा पे कम खर्च। हमारे देश की सरकार को जितना ज्यादा खर्चा एजुकेशन पे करना चाहिए ना, आई थिंक उससे ज्यादा तो वो अपने बैनर्स, अपने बोर्ड दिखाने अपनी कि ये काम इसके द्वारा किया जा रहा है, मतलब एक छोटी सी लाइट लगवाई होगी तब भी वहां पे लिखवा देंगे कि ये काम इसने किया है। इतना ज्यादा सरकार को जितना खर्चा एजुकेशन पे करना चाहिए ना, उससे ज्यादा तो वो अपने होल्डिंग्स, अपने बैनर, अपने एड लगाने के लिए कर देते हैं। तो इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, सरकार को जितना खर्चा करना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। मींस और चीजों से ज्यादा, सबसे ज्यादा जो बजट होना चाहिए गवर्नमेंट का वो होना चाहिए एजुकेशन। मैंने बताया कि एजुकेशन एक सिंगल रामबाण इलाज है कई सारी प्रॉब्लम्स का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।